यस गाइज, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है लाइट चैप्टर में, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यानी कांच की कोई स्लैब है। जैसे कि ये मेरे पास प्लास्टिक की है, इसको थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो कि ये कांच की स्लैब है। अब कोई रे ऐसे आ रही है तो अब क्या होगा हम ये समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक ग्लास की स्लैब है और ये हमारा ऊपर में क्या है, एयर है। एयर में से कोई एक रे आ रही है, जिस आने वाली रे को अपन कहते हैं इंसिडेंट रे। अब इस ग्लास के अंदर में क्या होगा रे के साथ में, वो हम समझने जा रहे हैं। देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिफ्रैक्शन होगा ग्लास के अंदर में दो जगह पे। कैसे दो जगह पे होगा, इस बात को समझ लेते हैं पहले। तो पहले यहाँ होगा, जैसे ही इंसिडेंट रे आएगी, ये मेरा कांच है, ग्लास है, तो यहाँ गिरेगी। जैसे ही गिरेगी तो अब क्या होगी, बेंड होगी। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम पहले क्या था, एयर, अब किस में एंट्री हो रही है, ग्लास में। तो अगर ये भी एयर होती तो वो तो सीधी निकल जाती। सीधी इन द सेंस, जैसे मैंने ये रेड डॉटेड लाइन बनाई है, ऐसे निकल जाती, लेकिन ऐसे नहीं निकलेगी। अब क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि नीचे में ग्लास लगा हुआ है। दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी कैसी है, अलग अलग है। और हमने पढ़ा था कि अगर ये क्या है, रेयरर है, और ये क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है, तो जब रेयरर से डेंसर में एंट्री मारेगी तो रे विल बेंड टुवार्ड द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो क्या होगा, ये रे ऐसे सीधी नहीं जाएगी, ऐसे सीधी नहीं जाएगी, ये किधर की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ। तो क्या हुआ, देखो ये आ गई। और ये मैंने जो मेरा ग्रीन कलर से दिखाया है, ये दिखाया है सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल। तो रे ऐसे न जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हुई और यहां आ गई, यानी कि ये हुआ मेरा एंगल I1। दिस इज व्हाट, इंसिडेंट एंगल। और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल। कौन सा एंगल, रिफ्रैक्टेड, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा चलिए, अब कांच में क्या होगा, एक बार बेंड हो गई तो पूरे कांच में, कांच की इतनी मोटी स्लैब है तो पूरी स्लैब में जैसे एक बार बेंड हुई है वैसे वैसे चली जाएगी यहां तक। अब फिर से यहाँ पे क्या होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा। ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन दो जगह पे होता है, एक तो एंट्री के टाइम और एक एग्जिट के टाइम। क्योंकि एंट्री के टाइम पे मीडियम चेंज हो रहा है और एग्जिट के टाइम पे भी मीडियम चेंज हो रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो रे जो है आपकी ग्लास में से निकल के फिर से नीचे क्या है, एयर है, ये वापस यहाँ पे क्या आ गया, एयर आ गया। यानी मीडियम चेंज हो रहा है। जब मीडियम चेंज हो रहा है तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन इन द सेंस कि रे आपकी बेंड होगी। देखो, अगर मान लो ये कांच के अंदर ऐसे जा रही थी, तो अगर ये कांच ही होता तो ये रेड डॉटेड लाइन के थ्रू ऐसे निकल जाती, ऐसे एकदम सीधी निकल जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, नीचे क्या है, हवा है, एयर है। जब एयर है तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब क्या हो रहा है, समझो इस केस को कि ग्लास क्या है, ऑप्टिकली डेंसर, एयर क्या है, ऑप्टिकली रेयरर। तो डेंसर मीडियम से कहाँ पे एंट्री मार रहे हैं अपन, रेयरर मीडियम में। तो जो रे है वो किधर की तरफ बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल लाइन। ये जो मेरी ग्रीन कलर की जो डॉटेड लाइन है, ये मेरा नॉर्मल है। तो नॉर्मल से दूर भागेगी। कहाँ भागेगी, दूर। यानी अगर ये एयर नहीं होती, कांच ही होता, तो ये कैसे जाती, ऐसे रेड डॉटेड लाइन। लेकिन अब ये तो एयर है, एयर है ना, तो अब अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर गई। दूर कैसे गई, ये जा रही मेरी। और ये जो ग्लास स्लैब में से बाहर निकल रही है, ये जो रे बाहर निकल रही है, इसे अपन कहते हैं इमर्जेंट रे। क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। अब दो तीन चीजों को हम समझ लेते हैं कि देखो, अगर मान लो यहाँ कोई ग्लास नहीं होता, ये सिर्फ ऊपर भी एयर, यहाँ भी एयर, यहाँ भी एयर, हर जगह पे एयर होती, तो ये रे कैसे निकल जाती, ऐसे निकल जाती, एकदम ऐसे निकल जाती। लेकिन हमने बीच में क्या रख दिया, ग्लास स्लैब रख दिया, तो रे हमारी ऐसे न जाके फाइनली कहाँ से निकली, फाइनली ऐसे जा रही है। अब आप एक चीज गौर करो, अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो ऐसे जाती, ग्लास स्लैब है उसकी वजह से यहां से जा रही है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है, क्या आ रहा है, गैप। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपन कहते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट। यानी कि यहां से वो शिफ्ट हो गई, किसकी वजह से, ग्लास स्लैब की वजह से। सो दैट इज नोन एज लेटरल शिफ्ट। अच्छा, अब यहां पे एक चीज और समझें कि मान लो ये वाला एंगल जो था, अब देखो इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए अगर मैं ये बात करूं, इस पॉइंट के लिए, तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे। तो ये एंगल को मैंने दिखा दिया I2, क्योंकि I1 हम यहाँ ले चुके हैं, तो इसको इंसिडेंट एंगल दिखा दिया। अब क्या हो रहा है, ये ऐसे जा रही है, तो नॉर्मल के साथ में कितना एंगल बनाते हुए जा रही है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है मेरा, R2 है। यहाँ गौर करो, देखो यहाँ I1 बड़ा है और R1 छोटा है। क्यों, क्योंकि हम रेयरर से कहां जा रहे हैं, डेंसर में। और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे I2 से बड़ा R2 है। क्यों, क्योंकि भैया हम कहां जा रहे हैं, हम डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं। तो डेंसर से रेयरर में जाएंगे तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा, ये एंगल, इंसिडेंस एंगल क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा, ये तो रहा आपका रिफ्लेक्शन। अब इसके बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं हम, छोटी छोटी चीजें हैं। देखो, I2 किसके बराबर, R2 किसके बराबर रहेगा, I1 के बराबर रहेगा। अब ये कैसे रहेगा I1 के बराबर, वो चीज को समझो आप। देखो, ये I1 है भाई,
ये I1 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये पहली पोजीशन के लिए, ये फर्स्ट पोजीशन के लिए, यहाँ के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और मेरा R2 कहाँ पे है, जो ये निकल के जा रहा है। अब मैंने क्या कहा, देखो ये लाइन अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये ऐसे जाती, और अगर ग्लास स्लैब है उसकी वजह से ये ऐसे जा रही है। लेकिन होगा क्या, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में कैसी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। कैसी रहेंगी, पैरेलल। क्यों पैरेलल रहेंगी, क्योंकि I1 किसके बराबर है भैया, I1 किसके बराबर है, एंगल R2 के बराबर है। तो I1 R2 के बराबर रहता है, इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल रहेंगी। कौन सी दोनों लाइनें, वापस रिपीट कर देता हूं, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, दोनों कैसी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। और इन दोनों के बीच में जो गैप रहेगा उस गैप को अपन क्या कह रहे हैं, लेटरल शिफ्ट कह रहे हैं, लेटरल शिफ्ट करें। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, देखो गाइस कि यहाँ ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है और ये बीच में एक लाइन आ रही है। तो भैया देखो यहाँ ये जो एंगल बन रहा है R1, जो एंगल बन रहा है वो किसके बराबर रहेगा, I2 के बराबर रहेगा। आपने पढ़ा होगा ना ऐसे, ये दो पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन, और इनको कोई ऐसे कोई रे काट रही है, एक लाइन काट रही है। तो यहाँ जो एंगल बनता है वही एंगल कहाँ बनता है, यहाँ बनता है जेड फॉर्मेशन, अल्टरनेटिव एंगल पढ़े ना, जेड फॉर्मेशन, जेड से कैसे, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन जो कट कर रही है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बनेगा। तो गौर से देखो, ऐसे ऐसे और ऐसे, है ना। तो ये जो R1 है, यहाँ वाले एंगल को अपन क्या कह रहे हैं, R1 कह रहे हैं, R1। और यहाँ वाले एंगल को अपन क्या कह रहे हैं, I2। तो भैया दूसरी बात में बोलूं तो क्या होगा, एंगल R1 इक्वल टू किसके बराबर होगा, I2 के बराबर होगा। करेक्ट है, एंगल R1, ये वाला एंगल R1 किसके बराबर होगा, I2 के बराबर होगा। अच्छा, अब यहां से एक सवाल बनता है, बोर्ड में कई बार पूछ लिया गया है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, ऐसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन 2 मार्क्स में पूछ लेता है वो, कि भाई लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, 2 मार्क्स में सवाल पूछा जाता है। तो पहला आपको क्या बताना है इसमें, जैसे हमने उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसमें, कि भाई एक ही प्लेन में रहेंगे, बस वही मामला यहाँ है। क्या मामला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, ये रही इंसिडेंट रे, ये रहा मेरा नॉर्मल, और ये कौन सी मानी जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये तीनों लाई इन द सेम प्लेन, लाई एक ही प्लेन में रहेंगे। अच्छा, दूसरा नियम है हमारा कि साइन ऑफ, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक पढ़े, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, यानी इंसिडेंट एंगल का साइन निकालूं और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन लूं, और इनका मैं क्या निकालूं, रेशियो निकालूं, तो वो हमेशा कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। गाइस इसका मतलब समझते हैं हम, ये कहना क्या चाहता है, ये आपकी किताब कह रही है। और साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अभी रुको, ये एमसीक्यू में भी कई बार पूछ लिया गया बोर्ड में, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए यहां पे ये हुआ I1 और ये हुआ R1, यानी I1 अपॉन R1 करेंगे तो ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी sin I अपॉन sin R कांस्टेंट का मतलब क्या है, अगर फर्स्ट पोजीशन ये पोजीशन के लिए लूं, रिफ्रैक्शन यहां भी हो रहा है ना, यहां भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये पोजीशन के लिए तो यहां क्या आ जाएगा, 1 1 लग जाएगा। sin I1 अपॉन sin R1 इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं ये पोजीशन के लिए लेता हूं, ये पोजीशन के लिए लेता हूं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, sin I2 अपॉन साइन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट निकल के आ रहा है इसी को अपन क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो गाइज आई होप दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर, है कुछ नहीं बच्चों जैसा है, बस रिफ्रैक्शन कितनी जगह हो रहा है, 2 जगह हो रहा है, एक बारी यहाँ और एक बारी यहाँ। आई होप यू गॉट इट गाइज। ओके गाइज, तो ये जो कांस्टेंट आता है इसे अपन ने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो नियम है साइन आई अपॉन साइन आर, या साइन I1 अपॉन साइन R1, या साइन I2 अपॉन साइन R2, ये किसने दिया था, स्नेल नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने, स्नेल, SNELL, स्नेल्स लॉ। कई बार ये नाम से पूछ लिया गया है कि एक्सप्लेन स्नेल्स लॉ, तो आपको यही कहना है। क्या कहना है आपको, हटा देता हूं, क्या कहना है आपको कहना है कि इंसिडेंट एंगल का साइन लें, उसे डिवाइड करें किससे, रिफ्रैक्टेड एंगल के साइन से, तो वो चीज क्या आती है, कांस्टेंट हो जाती है। कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। और इसी चीज को अपन कांस्टेंट को ही अपन क्या करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात किसने बताई थी, स्नेल ने बताई थी। और ये भी पूछा जाता है कई बार, स्नेल लॉ एमसीक्यू में भी पूछ लिया गया, या 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में भी पूछ लेता है। तो एकदम सिंपल है, एकदम आसान है गाइस। ओके, आई होप यू गॉट इट।